हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम हिंदी आलोचना के पारिभाषिक शब्द के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ आज भाग 2, इसके अंतर्गत मैं कुछ आलोचनाओं को वो ले रही हूँ, और भाग 1 के अंतर्गत भी मैंने काफ़ी सारी आलोचनाओं के पारिभाषिक शब्द वो करवा दिए थे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो सिलेबस है वो UPSC का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत यूनिट 7 है। उसमें हिंदी आलोचना के पारिभाषिक शब्द दिए गए हैं, जिसमें मैंने आप सभी को कुछ पारिभाषिक शब्द करवा दिए थे और कुछ अभी करवाने हैं। तो आज हम इसका भाग 2 करने वाले हैं। इसके अंतर्गत मैंने आज कुछ पारिभाषिक शब्द लिए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं अभ्यास, व्युत्पत्ति और प्रतिभा की। तो ये तीनों वो काव्य हेतु के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम काव्य हेतु की परिभाषा देख लेते हैं। तो काव्य हेतु किसी कवि की वह शक्ति है जिससे वह काव्य का सृजन करता है। यानी कि काव्य की जब भी कोई कवि अपने काव्य की रचना करता है तो उसको क्या कहा जाएगा? काव्य हेतु। यह तो काव्य हेतु की परिभाषा हो गई। अब बात करते हैं प्रतिभा की। तो प्रतिभा वो काव्य हेतु के अंतर्गत आता है। तो नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति के अंदर नए नए भाव वो उत्पन्न होते हैं तो उसको प्रतिभा कहा जाता है। तो उसको प्रतिभा कहा गया है, जो नए नए भाव वो उत्पन्न होते हैं। वामन ने काव्य अलंकार सूत्र में इसे जन्मांतर से प्राप्त कोई संस्कार कहा है। तो वामन ने इसे जन्मांतर से प्राप्त कोई संस्कार कहा है। तो जिसके बिना काव्य की रचना नहीं हो सकती, या होती भी है तो वो हास्य का कारण बन जाती है। तो जो प्रतिभा है वो जन्मांतर से प्राप्त कोई संस्कार है, ये वामन ने माना है। रुद्र ने प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है और उसकी व्याख्या की है मन की एकाग्रता में, जिसमें अभ्युदय का अनेक रूपों में विस्फुरण होता है और जिसमें अक्लिष्ट पद सूझ पड़ते हैं, उसको शक्ति कहते हैं। तो उसको वामन ने इस प्रकार से परिभाषा की है। राजशेखर ने कहा, जो बुद्धि सार्थक शब्द समूह को, अलंकार तंत्र को, कहने के ढंग को तथा ऐसे ही अन्य बातों को हृदय में प्रतिभासित करती है, उसे प्रतिभा कहते हैं। तो जब भी किसी बात को कहा जाता है, कुछ बातें हृदय में से निकलती है, उसको हम प्रतिभा कहते हैं। ऐसा राजशेखर के द्वारा कहा गया है। मम्मट ने भी प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार सभी आचार्यों ने प्रतिभा को सहज तथा काव्य का प्रधान हेतु माना है। प्रतिभा के भेद। रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद बताए हैं। कार्यत्री, यहाँ पे कुछ गड़बड़ के साझा नहीं होगा, सहजा प्रतिभा होगा और उत्पाद्य प्रतिभा, अर्थात जो किन्हीं साधनों द्वारा अर्जित की जाती है। यहाँ पे सहजा होगा, सहजा प्रतिभा और उत्पाद्य प्रतिभा। राजशेखर ने भी इन प्रतिभा के 2 भेद बताए हैं, कार्यत्री और भावयत्री। कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा वो कार्यत्री कहलाती है। इसके वो 3 भेद हैं, सहजा, आहार्य और औपदेशिक। सहजा जो जन्म जन्मांतर के संस्कारों की अपेक्षा रखती है। आहार्य जो वर्तमान जन्म के संस्कारों से पैदा होती है। तो सहजा जो पिछले ये जन्म अलग अलग जन्मों से होती आई है, और आहार्य होता है जो वर्तमान जन्म से होती है। औपदेशिक जो मंत्र, तंत्र, उपदेश आदि से उत्पन्न होती है। भावक अर्थात काव्य के अधिकारी, पाठक का उपकार करने वाली प्रतिभा भावयत्री कहलाती है। तो कार्ययत्री हो गई जो कवि का उपकार मानती है। तो भाव जो होती है वो पाठक का जो उपकार करने वाली प्रतिभा होती है, उसको भावयत्री कहलाते हैं। इस प्रतिभा के द्वारा कवि के श्रम तथा अभिप्राय का बोध होता है। अब बात करते हैं दूसरी हम व्युत्पत्ति की। तो राजशेखर ने व्युत्पत्ति के संबंध में प्राचीन आचार्य के मत का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उत्पत्ति का अर्थ बहुज्ञता है। यह अर्थ प्रायः सभी आचार्य को वो मान्य है। इसके बारे में यह भी कहते हैं कि उचित अनुचित का विवेक व्युत्पत्ति है।
आचार्य का यह मानना है कि व्युत्पत्ति प्रतिभा का संस्कारक है। जो व्युत्पत्ति प्रतिभा होती है वो संस्कारक होती है, संस्कार से प्राप्त होती है। राजशेखर ने अपना मत दिया है, प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों समवेत रूप से श्रेयकर हैं। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में प्रकीर्ण के अंतर्गत व्युत्पत्ति की परिभाषा जो है उन्होंने दी है। तो अब बात करते हैं अभ्यास की। तो अभ्यास क्या होता है? निरंतर प्रयास करते रहने को अभ्यास कहते हैं। सभी आचार्यों की यह मान्यता है कि अभ्यास प्रतिभा का पोषक है। दंडी अपने ग्रंथ काव्यादर्श में प्रतिभा को सर्वोपरि मानते हैं। पूर्व वासना जन्य अद्भुत प्रतिभा के न रहने पर भी शास्त्र अध्ययन और अभ्यास से वाणी की उपासना करने पर अनुग्रह करती है। तो उन्होंने जो है वो अभ्यास को जो है मान्यता दी है, प्रतिभा को सर्वोपरि जो है वो माना है, और अभ्यास जो है वो निरंतर प्रयास करने रहने को अभ्यास कहते हैं। अगला है अनुभूति। तो अनुभूति शब्द जो है वो हिंदी का अपना शब्द है। अनुभूति वह मन की वह क्रिया है जो बाह्य वस्तु के सुख दुखात्मक प्रभाव की संवेदना जगाती है। तो किसी भी वस्तु चीज़ों को लेके जो मन में क्रियाएं होती है, चाहे वह सुख की क्रियाएं हो दुख की क्रियाएं हो, उसको जो है अनुभूति कहा जाता है। छायावाद काल में यह शब्द नए अर्थ में प्रयुक्त होकर समीक्षात्मक प्रतिमान के रूप में स्थापित हुआ। छायावाद के समय 1915 ईस्वी में शुक्ल जी ने एक निबंध लिखा था, भाव्य मनोविकार। इसमें उन्होंने भाव या मनोविकार और इसमें उन्होंने अनुभूति को सहजात कहा है। तो यहाँ जो है ये उनके निबंध जो है वो भाव या मनोविकार, उसके अंतर्गत जो है उन्होंने अनुभूति को सहजात कहा है। अनुभूति मूलतः सुखात्मक या दुखात्मक होता है। शुक्ल जी ने रति उत्साह आदि को मन की सुखात्मक अनुभूति और क्रोध भय शोक आदि विकारों को जो है मन की दुखात्मक अनुभूति के रूप में स्वीकार किया है। तो इसकी शुरुआत जो है हमें छायावाद के काल में जो है वो देखने को मिली। छायावाद के काल में शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में जो है इसे सहजात कहा है। और अनुभूति जो है वो सुखात्मक और दुखात्मक दोनों तरीके का हो सकता है। और शुक्ल जी ने जो है रति उत्साह आदि को मन की सुखात्मक अनुभूति कहा है, और क्रोध भय शोक आदि विकारों को जो है दुखात्मक अनुभूति कहते हैं। तो काव्य में अनुभूति का व्यापक प्रयोग मिलता है। तो काव्य में अनुभूति जो है हमें अलग अलग रूपों में मिलते हैं, अलग अलग चीज़ों में देखने को मिलते हैं। तो अनुभूति के हम इसको प्रकार भी कह सकते हैं। तो कितने तरीके के होते हैं? तो भाव अनुभूति, रस अनुभूति, अलौकिक अनुभूति, लौकिक अनुभूति, प्रत्यक्ष अनुभूति, समान अनुभूति, रहस्य अनुभूति, काव्य अनुभूति आदि। और जयशंकर प्रसाद ने अनुभूति का अर्थ जो है वो आत्मानुभूति माना है। तो वो आत्मानुभूति को जो है प्राथमिकता देते हैं कि आत्मा की अनुभूति जो है सबसे प्रमुख अनुभूति है। अगला है अप्रस्तुत योजना। तो ये भी जो है हमें जो सिलेबस है उसमें अप्रस्तुत योजना की परिभाषा जो है दी गई है। कवि विभिन्न दृश्यों रूपों तथा तथ्यों को मर्मस्पर्शी और हृदयग्राही बनाने के लिए अप्रस्तुतों का जो है सहारा लेता है। तो जब भी कोई कवि अपनी रचना करता है तो उसमें वो दृश्य रूप तथ्य आदि को बनाने के लिए जो है अप्रस्तुतों चीज़ों का जो है सहारा लेना पड़ता है उसको। अप्रस्तुत योजना में यह आवश्यक है कि उपमेय के लिए जिस उपमान की, प्रकृति के लिए जिस अप्रकृत की और प्रस्तुत के लिए जिस अप्रस्तुत की योजना की जाए उसमें सादृश्य होना चाहिए। सादृश्य के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि उसमें जिस वस्तु व्यापार एवं गुण के सदृश जो वस्तु व्यापार और गुण लाए जाए वह उसके भाव के अनुकूल हो। इन अप्रस्तुतों के सहयोग से कवि भाव सौंदर्य की अनुभूति को सहज तथा सुलभ बनाता है। कवि कभी रूप साम्य, कभी धर्म साम्य और कभी प्रभाव साम्य के आधार पर दृश्य बिंब उभार कर सौंदर्य व्यंजित करता है। तो कवि को जो है अपनी रचना करने के लिए
कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसके लिए वह जो है अप्रस्तुत योजना की तैयारी करता है। अप्रस्तुत योजना के माध्यम से वो कोई भी कविता रचता है। तो अगला है संकेत ग्रह। तो संकेत ग्रह क्या होते हैं? अभिधा वृत्ति या शब्द वृत्ति से जिस अर्थ का बोध होता है उससे संकेत ग्रह कहते हैं। तो अभिधा वृत्ति से, अभिधा से या शब्द शक्ति से जिस अर्थ का बोध होता हो उसे संकेत ग्रह, यानी संकेत हो गया एक तरीके से इशारा हो गया किसी चीज़ के तरफ जो इशारा करता हो। लोक व्यवहार में बिना संकेत ग्रह के शब्द के अर्थ की प्रतीति नहीं होती है, इसलिए संकेत की सहायता से ही शब्द अर्थ विशेष प्रतिपादन करता है। तो शब्द जो है वो अर्थ तभी ग्रहण करता है जब कोई संकेत दिया हो। अतः इस सिद्धांत के आधार पर जिस शब्द का जहाँ बिना व्यवधान के संकेत ग्रहण होता है वह शब्द उस अर्थ का वाचक होता है। संकेत ग्रह के उपाय के बारे में कहा गया है कि लोक व्यवहार, तो संकेत ग्रह के बारे में जो है कहा गया है कि लोक व्यवहार ग्रह का प्रधान साधन है। लोक व्यवहार में उस प्रक्रिया को आवापोद्वात की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें पहले उत्तम वृद्ध अर्थात बालक के पिता आदि ने मध्यम वृद्ध अर्थात बालक के बड़े भाई को कलम उठाने की आज्ञा दी थी, फिर कलम रखकर दवात उठाने की आज्ञा दी थी और मध्यम वृद्ध ने उसी के अनुसार क्रिया की। उस व्यवहार में एक शब्द को हटाकर जो दूसरे शब्द का अर्थ ग्रहण हुआ, उसी प्रकार एक अर्थ के स्थान पर दूसरे अर्थ का निवेश किया गया। इसी को आवापोद्वात कहते हैं। इसलिए व्यवहार में आवात उत्पाद द्वारा संकेत ग्रहण होता है। तो संकेत के माध्यम से कि पहले ये काम करो फिर ऐसे करो, तो संकेत दिया जाता है, उसी के आधार पर काम होता है, तो इसको जो है संकेत ग्रह कहा जाता है। संकेत ग्रह के ग्रहण करने के 8 विशेष साधन होते हैं: व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, लोक व्यवहार, वाक्य शेष, विवृत्ति और संसर्ग। ये जो है 8 साधन हैं संकेत ग्रहण के। किसी भी संकेत को ग्रहण करने के लिए इन 8 साधनों की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं बिंब ग्रहण की। तो बिंब ग्रहण क्या है? तो बिंब ग्रहण जो है भाषा में सामान्य श्रोता या पाठक का कर्म है। तो बिंब ग्रहण से पहले सबसे पहले हम बिंब शब्द का अर्थ देखते हैं। तो बिंब शब्द का अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में बिंब को वह शब्द शास्त्र माना है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होती है। तो किसी भी वस्तु को जो है कोई भी जब अपने मन में कवि जो है किसी भी वस्तु के ऊपर कोई भी चीज़ वो लिखता है तो उस टाइम उसके मन में एक बिंब, उसका प्रतिबिंब बना लेता है, उसकी मूर्त जो है रचना कर लेता है, उसको बिंब कहते हैं। बिंब विधान, हिंदी साहित्य में बिंब विधान जो है कविता की एक शैली है। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी कविता में जैसे विषय बदले, वस्तु बदली और कवि के जीवन दृष्टि बदली, वैसे ही शिल्प के क्षेत्र में रूप विधान के नए आयाम भी विकसित हुए। तो ये बिंब विधान जो है वहीं से आया। तो अब इसके बाद बात करते हैं बिंब ग्रहण की। तो बिंब ग्रहण वही होता है जहाँ कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग, वर्ण, आकृति तथा उनके आसपास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट विवरण देता है। तो बिंब ग्रहण यानी कि जब भी किसी वस्तु के हर चीज़ की जो है बात बताई जाए, उसके अंग प्रत्यंग, वर्ण कैसा है, उसका आकृति कैसी है, उसकी परिस्थिति कैसी है, तो उसको जो है बिंब ग्रहण कहेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, जैसे कि कमल का फूल हो गया, तो कमल का ग्रहण, तो कमल को कोई इस रूप में भी देख सकता है, ऐसे भी ग्रहण कर सकता है कि ललाई लिए हुए सफ़ेद पंखुड़ियों और झुके हुए नाल। तो उसको जो है किसी भी तरीके से कोई देख सकता है, कोई बोल सकता है। झुके हुए नाल आदि के सहित एक फूल की मूर्ति मन में थोड़ी देर के लिए आ जाए या कुछ देर बनी रहे। और इस प्रकार भी कर सकता है कि कोई चित्र उपस्थित ना हो, केवल पद का अर्थ समझकर ग्रहण कर लिया जाए। तो बिंब ग्रहण करना, कोई भी वस्तु को किसी भी अवस्था में जो है वो ग्रहण करना कि किस रूप में वो ग्रहण कर रहा है।
जैसे कि कमल के फूल को अगर कोई देखता है तो कोई उसको सफ़ेद पंखुड़ियाँ वाली कहेगा, जो ललाई लिए हुए है सफ़ेद पंखुड़ियों वाला, तो कोई उसको झुके हुए नाल के सहित एक फूल की मूर्ति के रूप में देखेगा। तो या तो कोई फिर उसको चित्र नहीं बनाएगा, केवल एक पद के रूप में ग्रहण कर लेगा। तो कोई किसी चीज़ को किस रूप में ग्रहण कर सकता है, वही बिंब ग्रहण कहलाता है। बिंब ग्रहण जो है सरल कार्य भी है और संश्लिष्ट कार्य भी। इसमें कवि की जो है अग्नि परीक्षा होती है। संश्लिष्ट होने पर भी जो बिंब होता है वो कभी कभी दुरूह हो जाता है। वह भी भाषा का प्रयोग का ही परिणाम है कि भाषा में किस तरह वो प्रयोग हुआ है, उसके माध्यम से ही जो बिंब का ग्रहण का कार्य होता है। अगला है विडंबना। तो विडंबना असंगतियों के और उसके स्वीकार का संकेत है, जो समस्त काव्य जगत को प्रभावित करती है, उन पद्धतियों से बिल्कुल अलग जिन्हें पारस्परिक आलोचना हमेशा से लागू करना चाहती है। तो विडंबना जो है वो असंगतियों के और उसके स्वीकार करने का संकेत है। तो कोई भी असंगति चीज़ें हैं, इसको इंग्लिश में जो है आयरनी बोलते हैं। तो किसी भी असंगत की चीज़ें हैं जो नहीं बैठ सकती, अलग अलग सी विडंबना हमारे मस्तिष्क में चाहती है कि ये कैसे। इसके अनेक अर्थ परस्पर विरोधी स्तर होते हैं। ब्रुक्स के अनुसार इससे कविता का अपना अलग अस्तित्व जो है निर्मित होता है। और विडंबना जो है वह 3 प्रकार की होती है। मौखिक विडंबना, शब्दों का उपयोग कुछ अलग करने का मतलब है कि वे क्या मतलब हैं। स्थितिजन्य विडंबना, क्या होने की उम्मीद है और वास्तव में क्या होता है के बीच अंतर। और एक होता है नाटकीय विडंबना, जब एक चरित्र की तुलना में दर्शकों को अधिक जानकारी होती है कि क्या हो रहा है। तो विडंबना के जो है 3 तरह के होते हैं, रूप होते हैं। मौखिक विडंबना, स्थितिजन्य विडंबना और नाटकीय विडंबना। अगला है लघु मानव। तो लघु मानव जो है नई कविता में मानव का वह रूप दार्शनिक है, वादों से परे है, जो एकांत में प्रकट होता है, जो प्रत्येक स्थिति में जीता है, प्रतिष्ठित हुआ है। और अंत में लघु मानव को उसके संघर्ष को जो है बार बार दिखाया गया है। तो कविता में जो है नई कविता में जो है लघु मानव की जो है परिभाषा दी गई है, लघु मानव के संघर्ष को दिखाया गया है। तो इसमें जो है लघु मानव की ऐसी छवि उभर कर आती है जो अपने लघु परिवेश, स्वतंत्रता, विवेक और जीवन पद्धति के प्रति सजग है। और उन्होंने घोषणा की, यानी कि नई कविता के लोगों ने जो है घोषणा की कि मानव इकाई को पूर्ण सम्मान दिया जाए। अर्थात नई कविता जीवन के प्रति स्वाभिमान, सद्वृत्ति, आस्था रखता है और ऐसे ही मनुष्य को सजग लघु मानव कहा जाता है। काव्य में लघु मानव की ऐसी धारणा को स्थापित किया गया जो इतिहास की गति को जो है अप्रत्याशित मोड़ दे और क्षमता रखता हो। तो लघु मानव जो है वो इतिहास की गति को बदलने की, उसको मोड़ने की क्षमता रखता हो। जैसे कि धर्मवीर भारती की अगर ये पंक्तियाँ देखें, मैं रथ का टूटा पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर, क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। तो कहने का अर्थ यही है कि जब रथ का टूटा पहिया भी जो है कहीं ना कहीं जो है काम आ जाता है। इस कविता में लघु मानव के लघु व्यक्तित्व की उस शक्ति पर गौरव तथा अभिमान व्यक्त किया हुआ है जो व्यक्ति की महत्ता की चरम सीमा का स्पर्श करती है। तो यहाँ उन्होंने मानव की ऐसी शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया है जहाँ ये कहा गया है कि उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है, लेकिन उसी के माध्यम से उसमें गौरव और अभिमान व्यक्त किया है कि वो किसी भी सीमा तक ज़रूरत पड़ने पर कुछ भी वो कर सकता है। उसके अंदर ये विद्यमान है कि वो कुछ भी कर सकने की शक्ति रखता है। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और इसके आगे भी जो है कुछ और जो पारिभाषिक शब्द है उनकी परिभाषाएँ रह गई है, उसका विवरण जो है वो अगले वीडियो में आप सभी को दे दिया जाएगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई त्रुटि हो तो वह भी बताइएगा, या कुछ आप चाहते हैं कुछ टॉपिक पे बनाया जाए वीडियो तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।